जय हिंद। आज मैं एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर का पेपर लाया हूँ। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि रेखीय संवेग के मापन की इकाई क्या है। तो रेखीय संवेग की मापन की इकाई है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड है। देखिए यहाँ पे बता दूं कि रेखीय संवेग को पी से सूचित करते हैं और रेखीय संवेग का सूत्र जो होता है द्रव्यमान गुने वेग होता है। क्या होता है? तो द्रव्यमान गुने वेग होता है। एम से द्रव्यमान को सूचित करते हैं, भी से वेग को सूचित करते हैं, पी से संवेग को सूचित करते हैं। इतना याद रखना। और बता दें यहाँ पे कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक है। तो ये बल का मात्रक है। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये बल का मात्रक है। याद रखना, बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, ये भी याद रखना है। SI मात्रक, SI का मतलब होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, SI का मतलब होता है ये। फिर यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को और यहाँ से बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिएगा दूसरा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि दूसरा नंबर यहाँ पे कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। तो कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। कहाँ? तो कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। यह बता दूं कि कुतुब मीनार जो है यह एक धरोहर और विजय विजय मीनार है। यह एक धरोहर, याद रखना, जो कुतुब मीनार है यह एक धरोहर धरोहर और विजय मीनार है। क्या है? तो धरोहर एक विजय विजय मीनार है कुतुब मीनार। इसका जो बता दूं धरोहर विजय मीनार है। और इसको यूनेस्को में विश्व के धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया। कुतुब मीनार को यूनेस्को का विश्व का धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। ये सब याद रखना जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है। और दिल्ली के बता दूं कि दिल्ली के पहले शासक कौन थे। तो दिल्ली के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1200 ईस्वी में इसके निर्माण का कार्य पूरा किए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1200 ईस्वी में, दिल्ली के पहले शासक का नाम था कौन? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश से आते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो 1200 ईस्वी में इस कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य आरंभ किए थे। याद रखना, ये भी पूछा जाएगा कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने आरंभ किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो गुलाम दिल्ली दिल्ली के पहले शासक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1200 ईस्वी में इसका निर्माण का कार्य आरंभ किए थे। याद रखना इतना। और यूनेस्को का विश्व के धरोहर स्थल में भी इसको शामिल किया गया है, कुतुब मीनार को। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर है कि विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में जो हुआ था, भारत की कितनी महिलाएं मुक्केबाजों में स्वर्ण पदक जीती। तो भारत की कितनी महिलाएं मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीती थी। तो भारत की 4 महिलाएं थी, जो भारत की 4 महिलाएं स्वर्ण पदक जीती थी भारत की। यह जो विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो हुआ था, ये किस शहर में हुआ था। तो ये दिल्ली शहर में हुआ था। कहाँ? तो ये दिल्ली शहर में हुआ था, भारत की दिल्ली में। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की किस शहर में खेला गया था। तो दिल्ली शहर में खेला गया था, ये भी याद रखना। वो 4 महिला कौन कौन थी जो स्वर्ण पदक जीती थी 2023 में महिला मुक्केबाजी में। तो पहला महिला का नाम था, बता दो कौन। 4 भारतीय महिला ने स्वर्ण पदक जीते थे, जिसमें पहला महिला का नाम था, याद रखना कौन। तो पहला महिला का नाम था निखत जरीना। याद रखना कौन। तो निखत जरीना निखत जरीन निखत जरीन पहली भारतीय महिला थी जो स्वर्ण पदक जीती थी, जो 50 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। कितने वर्ग किलोग्राम में? बता दो 50, यहाँ पे लिख देता हूँ। 50 किलोग्राम 50 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीते थे। कितने? तो 50 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीते थे। याद रखना कितने में। तो 50 किलोग्राम वर्ग में निखत जरीना ने स्वर्ण पदक जीते थे। और दूसरी महिला का नाम था नीतू घनघास। कौन थी? तो दूसरी महिला का नाम था नीतू घनघास। यहाँ पे दूसरी महिला का नाम था नीतू घनघास। दूसरी महिला का नाम था नीतू घनघास, जो 48 किलोग्राम, याद रखना कितने। तो 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीते था नीतू घनघास। 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीते थे। और 2 महिलाओं और बच गई यहाँ पे। तीसरी महिला का नाम था लवलीना। बोरगोहेन। तीसरी महिला का नाम था नवलीना बोर बोरगोहेन। याद रखना, तीसरी महिला का नाम था लवलीना बोरगोहेन। लवलीना बोरगोहेन, जो 70, याद रखना, 70 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। कितने? तो 70 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। और चौथी महिला का नाम था यहाँ पे स्वीटी बुरा। क्या? तो स्वीटी स्वीटी, याद रखना क्या है नाम था। तो स्वीटी
स्वीटी नाम था, जो 81 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। ये चारों महिला का नाम बता दिए, फिर से यहाँ पे रिवीजन कर देता हूँ। पहला महिला का नाम था निखत जरीना, जो 50 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। दूसरी महिला का नाम था नीतू घनघास, जो 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। तीसरी महिला का नाम था लवलीना बोर गोहेन, जो 70 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। और चौथे महिला का नाम था स्वीटी स्वीटी बुरा, जो 81 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन के फिर यहाँ से देखते हैं, और वह दिल्ली शहर में आयोजित किया गया था महिला विश्व चैंपियनशिप बॉक्सिंग, ये भी याद रखना। चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि 1921 में किसने विश्व भारती नामक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की? तो 1921 में किसने विश्व भारती नामक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना किए थे। इसके अलावा बता दूं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति, याद रखना, शांति निकेतन की भी स्थापना किए थे। किसकी? तो शांति निकेतन की भी स्थापना किए थे। निकेतन का परिवारवाची किसका परिवारवाची शब्द है? तो निकेतन जो है घर का परिवारवाची शब्द होता है, ये भी याद रखना। निकेतन घर का परिवारवाची शब्द होता है। और शांति निकेतन की भी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने किए थे। और इनके पिता महर्षि देव देवेंद्रनाथ ठाकुर ने भी किए थे। शांति निकेतन दोनों मिलकर स्थापना किए थे। और इनके रविंद्रनाथ टैगोर के पिता का नाम क्या था? तो याद रखना, महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर। महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर इनके पिता का नाम था। और देख बता दो यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था, 1921 में किसने विश्व भारती नामक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि 1921 में किसने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही स्थापना किए थे। इसका दूसरा नाम क्या है? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना है 1921 में किसने की? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने स्थापना किए थे। ये भी याद रखना रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को और यहाँ से देख चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 5 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान, विश्व की सबसे बड़ी चट्टान कौन सी है? तो मूंगा चट्टान है। याद रखना, विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान है। मूंगा चट्टान विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान है, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है। तो इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है? तो ग्रेट बैरियर के रीफ के नाम से जाना जाता है। इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है? तो भौगोलिक स्थिति ऑस्ट्रेलिया देश में आता है। कि कहाँ आता है? तो भौगोलिक स्थिति ऑस्ट्रेलिया देश में आता है। इसके पहाड़ के बारे में डिटेल से मैं बात नहीं कर सकता हूँ। बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी कहाँ है? तो याद रखना, कैनबरा। कैनबरा इसकी राजधानी है। कहाँ? तो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी है, याद रखना। इसकी राजधानी कहाँ है? तो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि आर के नारायण डैश लेखक है। तो आर के नारायण डैश लेखक है। तो द गाइड के लेखक है आर के नारायण। बता दूं कि आर के नारायण के जन्म जो हुआ था 1906 ईस्वी में। कब? 1906 में हुआ था। और मृत्यु हो गया था इनकी 2001 में। इनकी मृत्यु हो गया था। इनका जन्म हुआ था 1906 में, याद रखना। कब? तो 1906 में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु हो गया था 2001 में। का? तो 2001 में इनकी मृत्यु हो गया था। ये सब याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बता दूं कि आर के नारायण का पहला उपन्यास का नाम था, याद रखना, कौन? तो स्वामी फ्रेंड्स। याद रखना, कौन? तो स्वामी फ्रेंड्स आर के नारायण का पहला उपन्यास था। इनका पहला उपन्यास कौन सा था? उपन्यास। उपन्यास यहाँ पे लिख देता हूँ। उपन्यास पहला, फर्स्ट उपन्यास, यहाँ पे फर्स्ट उपन्यास का नाम था स्वामी फ्रेंड्स। क्या? तो स्वामी फ्रेंड्स, स्वामी एंड फ्रेंड्स। याद रखना, स्वामी एंड फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इसकी पहली उपन्यास की नाम थी। तो आर के नारायण की पहली उपन्यास का नाम क्या था? तो स्वामी एंड फ्रेंड्स इसकी पहले उपन्यास का नाम था। और इनकी आर के नारायण की प्रसिद्ध पुस्तकों का नाम यहाँ पर लिखता हूँ। याद रखना कि आर के नारायण की प्रसिद्ध पुस्तकों का नाम क्या है? तो मालगुड़ी। याद रखना, मालगुड़ी। मालगुड़ी ये भी एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया था कि मालगुड़ी किसकी उपन्यास है? तो आर के नारायण का। इसके अलावा पूछा गया था गाइड। गाइड यहाँ पे द गाइड जिसे भी बोलते हैं, गाइड भी पूछा गया है। इसके अलावा पूछा गया है द इंग्लिश टीचर। द इंग्लिश, याद रखना, प्रसिद्ध उपन्यास है। यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपरी में, यहाँ पे द इंग्लिश। याद रखना, कौन? तो द इंग्लिश टीचर। द इंग्लिश टीचर इनकी प्रसिद्ध उपन्यास है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है द इंग्लिश टीचर।
ये बता दूं कि आर के नारायण का जन्म 1906 में और मृत्यु 2001 में हुआ था। इनकी प्रसिद्ध एवं पहला उपन्यास था स्वामी एंड फ्रेंड्स। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकों का नाम है मालगुडी गाइड, द इंग्लिश टीचर। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकों का नाम है आर के नारायण का। फिर यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को देख चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि मीराबाई चानू को बीसीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन बीसीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2022 में चुना गया। ऑफ द ईयर 2022 का चुना गया। वह किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है मीराबाई चानू? तो भारोत्तोलन से संबंधित है। किस खेल से? तो भारोत्तोलन से संबंधित है। यहाँ पे बता दो कि यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे बताता हूँ आप लोगों के। बता दो यहाँ पे कि मीरा बीसीसी का स्थापना हुआ था 1928 में। कब? तो बीसीसी का जो स्थापना हुआ था 1928 में, याद रखना। कब? तो बीसीसी का स्थापना 1928 में हुआ था। 1928 में इसकी स्थापना हुआ था बीसीसी के। इसके अलावा बता दूं मीराबाई चानू के बारे में। तो मीराबाई चानू का जन्म हुआ था। मीराबाई चानू का जन्म याद रखना इनका। मीराबाई चानू का जन्म कब हुआ था? तो मीराबाई चानू का जन्म हुआ था। कब जन्म हुआ था? तो बता दो 1994 में इनका जन्म हुआ था। कब? तो 1994 में मीराबाई चानू का जन्म हुआ था। और बता दो कि मीराबाई चानू ने 201 ग्राम का, मीराबाई चानू ने 201 किलोग्राम भार का, 201 किलोग्राम भार का उठाकर CWG में, याद रखना CWG में 2022 में स्वर्ण पदक जीता था। 49, या बता दूं कि मीराबाई चानू 2022 में जो जीती थी, CWG में जीती थी। कब? 201 किलोग्राम भार उठाकर। और कितने का स्वर्ण पदक जीती थी? तो 49 किलोग्राम का, याद रखना। 2022 में जीती थी। भारोत्तोलन से संबंधित है मीराबाई चानू को 49 किलोग्राम भार, वो 49 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता था। कितने? तो 49 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता था 2022 में मीराबाई चानू ने CWG में, याद रखना। 201 किलोग्राम भार उठाकर 49 किलोग्राम वर्ग का रजत पदक जीते थे मीराबाई चानू। और बीसीसी का स्थापना 1928 में हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि शिशु पीलिया, याद रखना, शिशु पीलिया का सबसे स्पष्ट लक्षण कौन सा है जो आमतौर पर जन्म के बाद दूसरे और चौथे दिन के बीच दिखाई देता है? तो शिशु पीलिया का सबसे स्पष्ट लक्षण कौन सा है जो आमतौर पर जन्म के बाद दूसरे और चौथे दिन के बीच दिखाई देता है? तो आंख और त्वचा का पीला रंग पड़ जाना तीसरे और चौथा दिन दिखाई पड़ जाता है। ये सबसे ज्यादा नवजात शिशुओं में, याद रखना नवजात और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के ये होता है। यह किसकी केमिस्ट्री बता दूं? बिल रूबिन, याद रखना। बिल याद रखने यहाँ पे कि अस्ता बिल अस बिलस्ताबिन बिलस्ताबिन के निर्माण के कारण बच्चों को त्वचा पीला पड़ जाता है। याद रखना बिल अस्ताबिन के निर्माण के कारण बच्चों का रंग पीला पड़ जाता है। याद रखना त्वचा रंग पीला पड़ जाता है शिशु का। याद रखना, तो आंखों का त्वचा रंग पीला पड़ जाता है इसका किसके किसके निर्माण के कारण? तो बिलस्तीन के निर्माण के कारण पीला पड़ जाता है। फिर यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि 2016 में पद्मश्री पुरस्कार का प्राप्तकर्ता प्रसिद्ध लोक कलाकार गुलाबो सपेरा डैश नृत्य की प्रतिपादक हैं। तो 2016 में पद्मश्री पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे कौन? तो कलाकार गुलाबो सपेरा किस नृत्य के प्रतिपादक हैं? तो कालबेलिया, याद रखना कालबेलिया नृत्य के प्रतिपादक हैं गुलाबो सपेरा। कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बता दूं कि राजस्थान राज्य का लोक नृत्य। किस राज्य का? तो राजस्थान राज्य का लोक नृत्य। किस राज्य का? तो राजस्थान राज्य का एक लोक नृत्य है कालबेलिया। इसके बारे में बता दूं, कालबेलिया राजस्थान का लोक नृत्य है या आदिवासी नृत्य है। कालबेलिया नृत्य जो है ये एक आदिवासी नृत्य है जो आदिवासियों के द्वारा मनाया जाता है। गुलाबो सफेरा एक प्रसिद्ध लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुलाबो सफेरा प्रसिद्ध है। तो गुलाबो सफेरा जो प्रसिद्ध है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है गुलाबो सफेरा। याद रखना कालबेलिया राजस्थान का लोक नृत्य। आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताते चल रहा हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन है कि माइन कॉफ, याद रखना माइन कॉफ किस विश्व विख्यात शख्सियत
शख्सियत की आत्मकथा। तो माइन कॉफ किस विश्वविख्यात शख्सियत की आत्मकथा है? तो मैं बता दूं, एडोल्फ हिटलर की। एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा है। इसके अलावा मेरा संघर्ष, याद रखना, मेरा संघर्ष, मेरा संघर्ष, मेरा संघर्ष, मेरा संघर्ष किसकी आत्मकथा है? तो बता दूं कि एडोल्फ हिटलर की ही, हिटलर की ही मेरा संघर्ष आत्मकथा है। जो 2015 में कॉपीराइट देकर इसे हटा दिया गया है, मेरा संघर्ष को। तो माइन कॉफ किस विश्वविख्यात की आत्मकथा है? तो एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा है। हिटलर के मैं बारे में बता दूं कि हिटलर का जन्म हुआ था 1889 में। कब? तो इनका जन्म 1889 में हुआ था। बोर्न कब हुआ था? इनका जन्म 1889 में हुआ था। इनका मृत्यु हो गया था 1945 में। कब? तो 1945 में इनकी मृत्यु हो गई थी। जन्म जो हुआ था ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कहाँ? तो जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, लेकिन वहाँ नेता बनने के बाद जर्मनी, वहाँ के ऑस्ट्रेलिया में नेता बनने के बाद ऑस्ट्रेलिया चले गए थे, याद रखना। जर्मनी में नेता बनने के बाद अस्टे अस्टे जर्मनी चले गए थे। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब चला था? 1939 1945 ईस्वी के बीच में चला था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही इनकी, एडोल्फ हिटलर की मृत्यु हो गई थी। ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर 11 नंबर की, मशहूर बॉलीवुड की अदाकारा हेमा मालिनी एक प्रशिक्षित डैश नर्तकी है। तो मशहूर बॉलीवुड का अदाकार हेमा मालिनी एक प्रसिद्ध नर्तकी है। तो भारतनाट्यम की प्रसिद्ध, हेमा मालिनी का सम्मान जो है भरतनाट्यम से संबंधित प्रसिद्ध मशहूर बॉलीवुड का अदाकार है। तो हेमा मालिनी का संबंध किस नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का, याद रखना, किसका? तो तमिल का लोक नृत्य, तमिल, याद रखना, तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य है भरतनाट्यम। और बता दो कि हेमा मालिनी अभी उत्तर प्रदेश में, याद रखना, उत्तर प्रदेश में बीजेपी पार्टी से अभी वर्तमान में वहां के सांसद बनी है। हेमा मालिनी जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बीजेपी पार्टी से अभी सांसद बनी है, ये महिला, जो भारतनाट्यम से संबंधित है। 12 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान बता दो कि ब्रिटिश शासन ने भारत में फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाए थे अंग्रेजों ने, जो ब्रिटिश सरकार ने। तो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी? तो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी? तो 1905 में। 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने। लेकिन मैं बता दूं कि बंगाल का विभाजन का रद्द किसने किया था? तो बंगाल विभाजन का रद्द लॉर्ड, याद रखना, कौन? तब लॉर्ड, यहाँ पे अभी लिख देता हूँ, लॉर्ड हार्डिंग। ये बता दें, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने बंगाल विभाजन का रद्द किया था। किसने? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने बंगाल विभाजन का रद्द किया था, ये भी याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को और यहाँ से चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13 नंबर के, जून 2023 तक हमारे संविधान में कितनी अनुसूची थी? तो जून 2023 तक हमारे संविधान में कितनी अनुसूची थी? तो 12 अनुसूची थी। वर्तमान समय में कितने अनुच्छेद हैं? जो 470 अनुच्छेद है, याद रखना, 470 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूची है वर्तमान समय में। लेकिन जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय 8 ही अनुसूची थी, याद रखने हैं भी। तो वर्तमान समय 12 अनुसूची, 470 अनुच्छेद है। और यहाँ से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 14 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि पंजाब राज्य निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन से समृद्ध है? तो बता दूं कि पंजाब जो है उपजाऊ मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी मिट्टी के लिए? तो उपजाऊ मिट्टी के लिए। तो भारत में सबसे अधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी, याद रखा, कौन सी मिट्टी? जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। जो जलोढ़ मिट्टी ही विश्व में सबसे अधिक मात्रा में उपजाऊ के लिए जो प्रसिद्ध है। तो उपजाऊ मिट्टी के लिए जो पंजाब है प्राकृतिक संसाधन से समृद्ध है, ये भी याद रख। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बिहू असम राज्य का लोक नृत्य। किस राज्य का? तो असम राज्य का एक लोक नृत्य है बिहू। फिर नेक्स्ट आप बता दूं कि जटा जटिन, याद रखना, जटा जटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जटा जटिन बिहार राज्य का लोक नृत्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से चलते हैं
16 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा भारत के डाक व्यवहार का मार्ग का हिस्सा नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सा भारत में 6 डाक व्यवहार के मार्ग का हिस्सा नहीं है? तो मासिक चैनल जिसे मैथिली चैनल बोलते हैं, भारत में 6 डाक व्यवहार के मार्ग का हिस्सा नहीं बना है अभी तक। फिर यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर में 2023 तक SFFF चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी? तो निम्नलिखित में किस शहर में 2023 तक SFFF चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी? तो बेंगलुरु शहर में आयोजित की जाएगी। किस शहर में? तो बेंगलुरु शहर में आयोजित की जाएगी। और बेंगलुरु को बता दूं, अंत इलेक्ट्रॉनिक शहर भी कहा जाता है बेंगलुरु को, याद रखना है भी। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है कि किस भारतीय संगीतकार को उनके एल्बम प्लैटिनम ड्रम, याद रखना कौन, तो प्लेटनेट ड्रम प्लेटनेट 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 ड्रम के लिए ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस भारतीय संगीतकार को उनके एल्बम का नाम था प्लेटनेट ड्रम को ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जाकिर हुसैन को प्लेटनेट ड्रम से ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बता दो, ग्रैमी पुरस्कार जो है संगीत के क्षेत्र में दिए जाना सबसे बड़ा पुरस्कार है। याद रखना, संगीत के क्षेत्र में दिया सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा? तो ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो पंडित रविशंकर थे। पंडित रविशंकर का संबंध सितारा से है। जाकिर हुसैन का संबंध जो है तबला से, याद रखना, जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है। इनकी एल्बम का नाम था प्लेटनेट ड्रम के लिए ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जाकिर हुसैन का संबंध तबला से। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन की गरीबी जिसे JKR 2020 में कितने राज्यों में चयन किया गया? तो गरीबी कल्याण रोजगार अभियान JKR 2020 में कितने राज्यों में चयन किया गया है? तो 6 राज्यों में चयन किया गया है। भारत में सबसे 6 राज्यों, बिहार में सबसे पिछड़ा, बिहार को किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। यह भी राज्य शामिल था गरीब कल्याण रोजगार अभियान में, इसमें 6 राज्य में चालू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से चलते हैं। यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि गंगूबाई हंगल का संबंध मुख्य रूप से किस घराने से था? तो गंगूबाई हम्मन का संबंध मुख्य रूप से किस घराने से था? तो बता दो, किराना घराने से संबंधित था। इसके अलावा और भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो लखनऊ घराने से संबंधित है और कथक नृत्य से संबंधित है पंडित बिरजू महाराज। तो गंगूबाई हंगल का संबंध मुख्य रूप से किस घराने से? तो किराना घराने से संबंधित है। पंडित बिरजू महाराज का लखनऊ घराने से संबंधित है। ये सब हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है घराना से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में गैर ऋण पूंजी की प्राप्ति का उदाहरण है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में गैर ऋण पूंजी प्राप्ति का उदाहरण है? तो सरकारी स्वामी वाली भूमि की बिक्री गैर ऋण पूंजी की प्राप्ति का उदाहरण है। सरकारी स्वामित्व वाली भूमि की बिक्री। 22 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि बैंकिंग में ब्याज शब्द का अर्थ है। तो बैंकिंग में ब्याज शब्द का अर्थ होता है ऋण या जमा पर अर्जित अतिरिक्त की धनराशि। याद रखना है, ऋण या जमा पर अर्जित अतिरिक्त धनराशि। बैंकिंग में ब्याज शब्द का अर्थ है ऋण या जमा पर अर्जित अतिरिक्त धनराशि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि पशुधन व्यापार के लिए प्राचीन युग से लोकप्रिय डैश जो 1 महीने तक चलने वाला कार्यक्रम है। नवंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हरिहर नाथ मंदिर के पास होता है, तो वह सोनपुर मेला होता है। बता दूं कि पशुधन व्यापार के लिए प्राचीन युग से एक लोकप्रिय है डैश जो हर महीने तक चलने वाला, जो 1 महीने तक चलने वाला कार्यक्रम है, नवंबर के महीने में किया जाता है। किस महीने? तो नवंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हरिहर नाथ के मंदिर के पास किया जाता है। तो कौन सा जो मेला है? सोनपुर मेला, जो हर महीना नवंबर दिसंबर में किया जाता है कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हरिहर नाथ मंदिर के पास। तो सोनपुर मेला कहाँ लगता है? तो हरिहर नाथ मंदिर के पास बिहार में लगता है। याद रखना कहाँ? तो हरिहर नाथ मंदिर के पास बिहार में लगता है। जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, याद रखना कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो बिहार में लगता है। बिहार, सोनपुर के बिहार में लगता है। और भारत का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहाँ लगता है? तो राजस्थान के पुष्कर में भारत का सबसे बड़ा ऊंट मेला लगता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि राज्य विधानमंडल
में धन विधेयक पेश करने के लिए किसकी पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होती है? तो राज्य विधानमंडल में धन विधेयक पेश करने के लिए किसकी पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होती है? तो राज्यपाल की। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और राज्यपाल किसके नियुक्ति करता है ये भी बताइएगा। तो राज्य विधानमंडल में धन विधेयक पेश करने के लिए किसकी पूर्व अनुसंधान की आवश्यकता होती है? तो राज्यपाल की आवश्यकता होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है 25 नंबर की विद्युत क्षेत्र की पूर्णोन्नत वितरण क्षेत्र योजना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो देखिए यहाँ पे पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है। तो जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। और करंट अफेयर्स में इस चैनल पर डेली भी डालता हूँ, तो आप लोग करंट अफेयर्स भी देखते जाइएगा।